अब राज्यसभा लोकसभा में अंतर है कि राज्यसभा विघटित नहीं होती जबकि लोकसभा विघटित हो जाती है। ये उच्च सदन है, ये अस्थायी और निम्न सदन है लोकसभा। इसमें राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसमें प्रत्यक्ष होता है। फिर शिक्षितों का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, वृद्धों का सदन कहा जाता है, यानी 30 साल के ऊपर आते हैं। युवाओं का सदन कहा जाता है क्योंकि 25 साल के लोग इसमें आते हैं। जो द्वितीय सदन है ये इसका द्वितीय सदन है, ये प्रथम सदन मंत्री होता है। मंत्री नहीं बैठते इसमें, लोकसभा में मंत्री बैठते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, पहले 2 करे जाते थे, अब कोई भी नहीं किया जाता है मनोनीत। अनुच्छेद 82 प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन होगा, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक संसद की व्यवस्था। तो वर्तमान में सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। 2002 में 84वें संविधान संशोधन हुआ, तो 2002 में 84वें संविधान संशोधन में व्यवस्था कर दी गई थी कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी, अब 2026 में बदली जाएंगी, यानी बढ़ाई जाएंगी। तो 2002 में 84वें संविधान संशोधन से व्यवस्था थी ये 2001 की जनगणना पर आधारित थी, और तो इस बदली जाएंगी और जो 2001 की जनगणना पर आधारित हो जाएगी। वर्तमान में 345 हैं सदस्य, तो कुल मिला के यहाँ 343 या 45 सदस्य हैं। राज्यसभा में 3 राज्य से इस तरह से हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश में हैं। अधिकतम 552 हैं, 550 इस तरह सदस्य हैं। अनुच्छेद 83 सदन की अवधि की चर्चा है, तो सदन की अवधि की चर्चा अनुच्छेद 83 में है। सदन की अवधि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। और अनुच्छेद 84 संसद की योग्यता, अनुच्छेद 84 में संसद की योग्यता है, तो वह भारत का नागरिक हो, जो संसद हो, दिवाली वाली या ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 85 में इसमें सत्र के लिए आहूत और सत्र अवसान की चर्चा। 85 में सत्र को आहूत और सत्र को बुलाना, और सत्र अवसान 85 में है। सत्र आहूत जो है राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा के सदनों को बुलाते हैं तो उसे सत्र आहूत कहते हैं। और सत्र अवसान जब दोनों सदनों में कानून बना लेते हैं और तो वापस समाप्त करते हैं तो उसे सत्र अवसान कहते हैं। कार्यवाही स्थगित, तो अनुशासनहीनता या शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ क्षण तक विलम्ब कर देना कार्यवाही स्थगन कहलाता है। लोकसभा राज्यसभा के सभापति और स्पीकर के आधार में करी जाती है। विघटन, राज्यसभा विघटन नहीं होती जबकि लोकसभा विघटित हो जाती है। समय इनका 5 वर्ष समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। यदि बहुमत 373 सीट न हो तो बहुमत में पीएम मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। सदन में सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीत सत्र होता है। तो इस तरह सदस्य होते हैं। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। जब संसद का सत्र नहीं हो रहा होता है तो अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाता है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राष्ट्रपति अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक में देता है और बजट सत्र में देता है, संबोधित करता है। अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है, तो अभिभाषण 86 में है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण यानी 5 वर्ष के बाद लोकसभा की पहली बैठक में विशेष अभिभाषण 87 में देता है। अनुच्छेद 88 में सदन में मंत्री महान्यायवादी विशेष प्रावधान है, तो महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है। इसके तहत मंत्री अथवा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकते। अब मंत्री अपने सदन में जाकर वोट कर सकते हैं जिस सदन का वह सदस्य होता है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा, तो 89 है उसमें सभापति और उपसभापति की चर्चा है।
राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं, जो सभापति होता है वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता, वह भारत का राष्ट्रपति वो उपराष्ट्रपति होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन सर्वोच्च होता है। राज्यसभा में वह सर्वोपरि होता है। सभापति अपने मतदान का प्रयोग नहीं करते, किंतु जब विपक्ष का मत मतलब कोई भी मत है पक्ष विपक्ष के बराबर हो जाए तो अपना निर्णायक मत देता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य कर सकता है। उपसभापति का कार्य उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं होता, मतलब उपराष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करता तो वो सभापति होने के नाते कार्य करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपराष्ट्रपति को चुनता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो होता है वो सदस्य नहीं होता, लेकिन जो उपसभापति होता है वो सदस्य होता है उस राज्यसभा का। फिर जब सभापति दोनों अनुपस्थित होते तो 5 वरिष्ठ सदस्यों में से कोई में से ही राष्ट्रपति द्वारा चुन लिया गया व्यक्ति मतलब सभा का संचालन करता है। फिर 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा 93 में है। लोकसभा अपने सदनों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। लोकसभा के अध्यक्ष पद का अध्यक्ष है लोकसभा का पदेन होता है। लोकसभा सदस्य होते हैं जो तो उसमें प्रस्ताव पारित करना होता है इसे हटाने के लिए स्पीकर को। तो प्रोसीजन प्रोटेम स्पीकर भी होता है, ये अस्थायी अध्यक्ष होता है और शपथ दिलाने तक के लिए होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते, मतलब अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है तो आपस अलग से शपथ नहीं लेते, बल्कि वही प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलाता वही होती है। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में वरिष्ठ हो। तो किसे बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर? जो लोकसभा में वरिष्ठ हो तो राष्ट्रपति उसे बनाते हैं शपथ दिलाने बस के लिए। अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या हैं? तो अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों को नियंत्रित करता है। तो लोकसभा की बैठकों को नियंत्रित करता है अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय स्पीकर करता है। तो लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उसका नियंत्रण करता है और विधेयक धन विधेयक है या नहीं यही बताता है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि का नाम भी संयुक्त स्पीकर करते हैं। गणपूर्ति 1/10 की सीट के अभाव में लोकसभा का अध्यक्ष उस सभा को रोक देता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदन की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। तो समिति होती है, समितियों को सदन को भी बुलाता है। अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु विपक्ष जब मत बराबर होते तो निर्णायक मत देते हैं। दंडकारण शक्ति होती है अध्यक्ष के पास। तो अनुशासनहीनता करने पर सदस्य निलंबित कर सकता है, और अगर सदस्य कोई 60 दिन तक अनुपस्थित है तो उसे सदस्यता रद्द कर देता है। दल बदल के आधार पर भी सदस्यता रद्द कर देता है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय है। 99 में संसदों के शपथ की चर्चा है कि संसदों को क्या शपथ दिलाए थे। फिर अनुच्छेद 100 जो है उसमें गणपूर्ति किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/40 सदस्य होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष कार्यवाही रोक देते हैं। तो गणपूर्ति बताई गई है कि 1/40 सदस्य होने चाहिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ये सब इनके मिला के अधिकारी, इनको अधिकारी कहा जाता है इसमें। अब संसद, तो ये जो चैप्टर चल रहा था अभी तक, अध्यक्ष, राज्यसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा के कार्यकाल, ये 5वां भाग चल रहा था। लोकसभा, उपसभा, सभा की सभापति की शक्तियाँ, ये है भाग 5। तो इसमें संघ की बात करी है, अभी जितनी भी बात की है संघ की बात की है। भाग 5 था ये। अब पढ़ना है संसद के बारे में, लेकिन ये भी भाग 5 ही में है। पूरी चीज़ें अभी जो पढ़ेंगे वो भाग 5 ही चल रहा है। संघ, भाग 5 का नाम था संघ। तो संघ में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं अभी ये सब संघ की हैं, और भाग 5 चल रहा है। तो एक पहला भाग जो था उसमें राज्य की परिभाषा थी कि राज्य को किस तरह
मिला सकते हैं या फिर अपने राज्य की सीमा बदल सकते हैं। ये सब था। फिर नागरिकता दूसरे में थी। पहले में राज्य था, दूसरे में नागरिकता थी, तीसरे में मौलिक अधिकार थे और चौथे में नीति निर्देशक तत्व थे। और ये नीति निर्देशक तत्व है। पाँचवें में संघ है। तो संघ वाला चल रहा है। संघ में संसद है। अब तो संसद अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 79 में है। तो ये संसद है, संसद के विषय में है। 79 में संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन बोकार्ड ने किया था। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है, लेकिन अब नई संसद बन गई है। जबकि संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन है। तो संसद की जननी ब्रिटेन यानी यूके को कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है। 3 अंग में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद की अंतर्राष्ट्रीय संधि का समझौता किसी भी राज्य में लागू कर सकती है और बिना उस राज्य की अनुमति के। तो संसद सभा के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। पहले होता था, अब ऐसा नहीं है। मतलब कि अब सारी चीज़ें लोकसभा में होती हैं, नए वाले संसद भवन में। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते थे। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में बैठकर हुआ है और 1000 तक आदमी इसमें बैठ सकते थे। और नई संसद भवन है तो उसमें और ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। यह 1927 में बनना शुरू हुआ था। तो पुरानी संसद भवन 1927 में बनना शुरू हुआ था। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। तो ये पढ़ चुके हैं राज्यसभा के बारे में। पढ़ लेते हैं सब कि राज्यसभा का क्या है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इस कारण से इस उच्च सदन कहते हैं। निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, इसलिए अप्रत्यक्ष है। मंत्री नहीं बैठते और बहुमत के आधार पर पीएम भी यहाँ से नहीं बनते। इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। किसी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुना जा सकता है। मनमोहन सिंह पंजाब के थे जो असम से चुनाव लड़े। फिर मोदी जी गुजरात से हैं, जबकि वाराणसी से चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो लोकसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, जबकि अनुच्छेद 80 का के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में करता है, जो विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में अच्छे होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की होता है, किंतु इसे सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव, यानी 1/3 फिर 1/3 फिर 1/3 फिर, इस तरह से चुनाव होते रहते हैं, जिनका सत्र बना रहता है हमेशा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। पीओके के लिए छोड़ दिए गए हैं, तो अभी 245 हैं। 12 तो मनोनीत होते हैं उसमें से। तो चुनाव 233 का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता तो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो। राज्यसभा को शिक्षित बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 1952 में इसका गठन हुआ। राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई 13 मई 1952 में इसकी बैठक हुई। तो मई में हुई, अप्रैल में इसका गठन हुआ। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा, तो राज्यसभा नाम कब कर दिया? 1954 में। तो 52 में गठित हुई और 54 में इसका राज्यसभा नाम कर दिया गया। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं? तो उपराष्ट्रपति को यही पद मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं। फिर लोकसभा विघटित रहती है, तो आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा करती है। अनुच्छेद 249 जो है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा या लोकसभा को देती है। राज्यसभा को होता है अधिकार कि वो लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार दे दे। तो अनुच्छेद 249 में होता है कि 249 में, और 1 वर्ष के लिए कानून अगर बना देती संसद तो 1 वर्ष के लिए चलता है वो कानून। फिर अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सभा, तो अखिल भारतीय सभा 312 में है कि इसकी अखिल भारतीय सेवा शुरू कर सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा को अधिकार दे सकती है और लोक सेवा का सृजन हो सकता है। भारतीय वन सेवा। फिर राज्यसभा की कमजोरियाँ क्या हैं? तो बजट में लोकसभा
बजट जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा जीत जाती है, क्योंकि उस इच्छा अनुसार होता है। और राज्यसभा में मतलब जो सीटें हैं कहाँ कैसी हैं, तो राज्यसभा की राज्यों को जो सीटें दी गई हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में 11, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम है 7, बिहार में 16 हैं, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1 ही है, गुजरात में 11 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड। याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं, देख लेते हैं कितनी कहाँ जगह एक सीट कहाँ है। तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में एक सीट है, नागालैंड में 1 ही सीट है, किस तरह सिक्किम में भी 1 ही सीट है, और त्रिपुरा में 1 ही सीट है। सो जो ईस्ट वाले क्षेत्र हैं जो छोटे छोटे, वहाँ 1 ही सीट है राज्यसभा की। और राज्यसभा में संघ क्षेत्रों तो दिल्ली में 3 सीटें हैं राज्यसभा की, पांडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4 हैं। 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख नामक 2 संघ बना दिए गए। तो अब 2 संघ बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश बन गए हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81, लोकसभा का जो है वर्णन 81 में है, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। लोकसभा जो है चर्चा 81 में है, 5 वर्ष में पहले ही विघटित हो सकता है और अस्थायी या निम्न सदन है। बहुमत के आधार पर यहाँ पीएम बनते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं और प्रथम सदन कहा जाता है। इसका चुनाव जनता सीधे करती है। वैसे प्रत्यक्ष सदन है, जनता की शक्ति होती है इसमें। नागरिक किसी भी राज्य में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, तो किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसमें एक व्यक्ति लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और दोनों जीत जाए तो 1 सीट त्यागनी होगी। जैसे नरेंद्र मोदी बड़ौदा और बनारस दोनों से लड़ते हैं, राहुल अमेठी और वायनाड से लड़ते हैं। जब 1 सीट से त्याग दे दिया जाए तो खाली करवा दिया जाता है, तो उस उपचुनाव कहलाता है। बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है, 6 महीने के भीतर कराना होता है। लोकसभा के सदस्य बनने की शर्त क्या है, तो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया पद तथा लाभ के पद पर ना हो, आयु कम से कम 25 वर्ष हो। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। तो लोकसभा की जो पहली बैठक कब हुई, 1952 को, 13 मई 1952 को हुई। और राज्यसभा की भी 1952 में हुई थी और मई में हुई थी। इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। 1954 में इसका नाम लोकसभा, तो नाम इनके 54 में बदल रहे हैं। लोकसभा के नाम भी 54 में बदल रहा है। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ समान है। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को दे देती है और दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। भारतीय वन सेवा। राज्यसभा की कमजोरियाँ, मतलब राज्यसभा की कमजोरियाँ तो पहले ही पढ़ चुके हैं। दोबारा प्रिंट हो गया है लगता है। लोकसभा के सदस्य बनने की शर्तें पढ़ते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसमें 25 वर्ष हो। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इस समय हाउस ऑफ पीपल था। 54 इसका नाम लोकसभा कर दिया। संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ समान है, तो दोनों समान रूप से संविधान संशोधन कर सकते हैं। अब हम संसद में अनुच्छेद 79, लोकसभा और राज्यसभा। संसद शब्द है जो अनुच्छेद 79 में है और इसमें लोकसभा जो है 81 के तहत है और राज्यसभा 80 के तहत है। तो
तो इनमें अंतर बताया गया है, वो पढ़ भी चुके हैं कि लोकसभा जो है भंग हो सकती है, भंग नहीं हो सकती। स्थायी सदन, स्थायी सदन, निम्न सदन, उच्च सदन है। 25 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए, इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु युवाओं का सदन है, बूढ़ों का सदन है। एकदम 552 सदस्य, 250 सदस्य हैं। वर्तमान में 243 सदस्य चुने जाते हैं, इनमें 245 मनोनीत द्वारा होते, इसमें मनोनीत अब नहीं होते हैं। संसद में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनयन को रद्द कर दिया गया। तो 2020 में अब एंग्लो इंडियन रद्द कर दिए 104वें संविधान संशोधन 2019 में हुआ और 25 जनवरी 2020 से अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य रद्द है, मनोनीत नहीं किया जाता। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः संयोजन 10 लाख। अनुच्छेद 82 में सीटों का समायोजन है। 71 की जनगणना पर आधारित 26 तक नहीं बदलेगा और 2001 की जनगणना के आधार पर कुलदीप सिंह समिति द्वारा, कौन सी समिति? कुलदीप सिंह समिति द्वारा। तो इसमें लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये सब विचार थे इसमें। लोकसभा में संघ और राज्यों को आवंटित स्थान, तो लोकसभा में कहाँ? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 सीट है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, दादर नगर हवेली दमन दीप में 2 सीटें हैं, लक्षद्वीप में 1 है। तो जो सब केंद्र शासित प्रदेश टाइप के हैं उन्हें 1-1 से 2-2 सीटें हैं, एक। राजधानी दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की। पांडुचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है। इस तरह लोकसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं। कहाँ कितनी हैं देख लेते हैं एक नज़र में। तो इसमें बिहार में 40 में सबसे ज़्यादा हैं, 40 के बाद 48 महाराष्ट्र में, ये भी सबसे ज़्यादा है, मतलब देखी जाती हैं। 29 मध्य प्रदेश में है, मणिपुर में 2 है, मेघालय में 2 है, मिजोरम में, नागालैंड, उड़ीसा। अनुच्छेद 83 में है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। अनुच्छेद 84 में संसद की योग्यता की चर्चा है, संसद की योग्यता की चर्चा, भारत का नागरिक हो, दिवाली पागल ना हो, तो संसद हो। लोकसभा में 25 वर्ष और 30 वर्ष की आयु है। तो इस तरह से ये बात हो चुकी है इसमें। फिर 17 आहूतों की सत्र की चर्चा ये भी हो चुकी है। कार्यवाही स्थगन यानी कुछ आधे घंटे के लिए विघटन यानी राज्यसभा विघटित नहीं होती और जबकि ये 5 वर्ष बाद समाप्त हो जाती है, उससे पहले ही विघटित हो जाती है। तो विघटन भी हो गया है। संसद के सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और ये इस तरह से है। फिर संसद के किन्हीं 2 सत्रों में 6 माह का समय होता है। जब संसद सत्र नहीं रहता है तब भी अस्थायी कानूनी राष्ट्रपति बनाते हैं। और 86 में अस्थायी अभिभाषण है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण जो दोनों सदनों को संयुक्त होकर बुलाकर देते हैं बजट सत्र के समय। 87 में विशेष है जो 5 वर्ष के बाद लोकसभा गठित होती है तब देते हैं। अनुच्छेद 88 में मंत्री महान्यायवादी है और 89 में राज्यसभा के सभापति और सभापति की चर्चा है। ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले भी। तो राज्यसभा को जो सभापति सदन का सदस्य नहीं होते, ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले ही। गणपूर्ति के बारे में हो गया है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा। लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष होता है, तो ये बात बता चुके हैं। सामयिक अध्यक्ष, तो यह इस प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है। निर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं, समान रूप से प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाता है। यही सब बातें। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या है? तो बैठक को नियंत्रित करता है,
धन विधेयक बताता है, सचिवालय का अध्यक्ष होता है लोकसभा के, फिर विदेश जाने वाले प्रतिनिधियों को देखता है, गढ़पूर्ति के अभाव में कार्यवाही स्थगित कर देता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष अपनी मतदान का प्रयोग नहीं करता, लेकिन बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देता है। फिर लोकसभा दंडात्मक शक्तियाँ होती हैं, अनुशासनहीनता पर निलंबित कर देता है सदस्य को, 60 दिन की अवधि में सदस्यता रद्द कर देता है, दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देता है। 98 संसद का सचिवालय, 99 शपथ की चर्चा है। संसदों की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 99 में है। और 100 में गढ़पूर्ति है, 1/10 सदस्य होने चाहिए, नहीं तो कार्यवाही नहीं होगी। तो जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सीजीए, ये सब अधिकारी होते हैं संसद के। संविधान की संसद की समितियाँ अनुच्छेद 118 में हैं। अनुच्छेद 118 में संसद की समितियाँ हैं। तो देश का बहुत सारा काम रहता है, उस काम को एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 118 है, कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग अलग समितियाँ बनाता है और संसद के ग्रुप बने होते हैं, समितियाँ बनी होती हैं। संसद की समिति जैसे अनुच्छेद 18 में है और गठन अध्यक्ष करता है। तो स्थायी होती हैं और अस्थायी, 2 प्रकार की होती हैं। तो अस्थायी को तदर्थ समिति कहते हैं, स्थायी समिति। तो स्थायी समिति जो होती है उसमें वित्त की समिति है, स्थायी है, विभागों की समिति स्थायी है कि विभागों की जाँच करने के लिए चाहिए हर साल, और वित्त की समिति भी चाहिए, जांच समिति जनता की समस्या के लिए, सदन समिति, अन्वेषण समिति, SC/ST और सेवा समिति, वेतन भत्ते, आवास, ये सब के लिए स्थायी समिति। तदर्थ समिति में संयुक्त प्रवर और संयुक्त संसदीय। तो स्थायी समिति है प्रत्येक वर्ष गठित होती है, यानी 1 वर्ष के लिए हर साल गठित होती है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है और समितियाँ 6 प्रकार की होती हैं। इसमें स्थायी समिति, वित्त समिति जो है, तो इसमें वित्त समिति पैसे की जांच करती हैं। तो इसमें पहली है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति मतलब वित्त की जांच के लिए 2 होती होंगी, ये प्राक्कलन है, और भी है क्या? तो पहली तो है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति जो है 1950 का गठन हुआ, प्राक्कलन समिति का 1950 में गठन हुआ था और 1950 में गठित हुआ। केवल लोकसभा में 30 सदस्य, केवल लोकसभा के होते हैं, वो भी 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। सबसे बड़ी संसद की समिति है प्राक्कलन समिति, 1950 में गठित हुई। कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। इसको बजट के बाद लाया जाता है, जितना पैसा निकालना है इसके विवरण देती है। लोक लेखा समिति 1921 में गठित की गई थी। प्राक्कलन समिति 1950 में, ये प्राक्कलन समिति बाद में, लोक लेखा पहले ही थी। तो 1921 में गठित की गई। जनता का पैसा गलत जगह उपयोग नहीं हो, इसके लिए लोक लेखा समिति गठन किया गया है। इस समिति का गठन 1919 के अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना था, कि इसके तहत प्राक्कलन समिति द्वारा निकाले गए धन की जांच करती। तो प्राक्कलन समिति जब धन निकालती है उसकी जांच के लिए था लोक लेखा समिति। इसमें क्या होता है, 15 राज्यसभा के और 7 सदस्य, 15 और राज्यसभा से, लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। तो 15 और 7 होते हैं, 15 और इस तरह 7 सदस्य लोकसभा से, राज्यसभा से। 1967 में एक परंपरा लाई गई जिसे कहा गया लोक लेखा समिति। तो 1921 में गठित हो गई थी। फिर भारतीय राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, धन की जांच करेगी। अध्यक्ष जो होगा लोक लेखा समिति का, विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़ा हुआ वाहन है, क्योंकि यह CAG की रिपोर्ट की जांच कर, जो CAG रिपोर्ट देते हैं, जनता महालेखा परीक्षा, उसकी रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति रिपोर्ट अध्यक्ष को देती है। फिर सरकारी उपक्रम समिति, तीसरी है लोक सरकारी उपक्रम 1964 में गठित हुई। समिति का गठन 1964 में की गई। इसका नाम सरकारी कंपनियों जैसे NTPC, ग्रुप D, BSNL कंपनियों की जांच करती। तो लोक सरकारी उपक्रम समिति है।
फिर स्थायी समिति पहली वित्त थी, दूसरी है विभाग। तो ये विभागों की समिति, अलग अलग विभागों के लिए विभागीय समिति की जांच समिति में है जनता की समस्याओं की जांच के लिए समिति बनाई जाती है और इस सभी समस्याएं मतलब अध्यक्ष को बताती है और विधेयक बनाना चाहते हैं। सदन समिति होती है, तो सदन समिति कई समितियां होती हैं। इसका काम सदन के नियम कानून बनाना, कितने दिनों में पारित कर देना है, तो ये समय निर्धारित करती है, तो सदन समिति होती है। अन्वेषण समिति, इस समिति का मुख्य जो कार्य है SC/ST के बारे में जांच करना है, तो SC/ST के बारे में जांच करना है, अन्वेषण समिति है। सेवा समिति कार्य संसद, वेतन भत्ता, आवास, संसद की सेवा समिति है, संसद के सांसदों को सेवा देती है ये। आप अस्थायी और तटस्थ समितियाँ दूसरे नंबर वाली जो थी। अस्थायी समितियों में है प्रवर, संयुक्त प्रवर, संसदीय, संयुक्त संसदीय, तो इस तरह की अस्थायी समितियाँ हैं। इसका गठन विशेष काम के लिए विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। काम पूरा हो जाने से हो जाता है, तो उस काम को पूरा हो जाने के बाद उस समिति को भंग कर दिया जाता है, मतलब विशेष काम के लिए बस गठित हो जाती है। तो 2 प्रकार की होती हैं प्रवर समिति और पहली प्रवर। तो जब किसी विधेयक में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाए तो विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। तो विवाद होने पर होता है। इस समिति किसी विधेयक की बहुत गहराई से जांच करती है और विधेयक की गहन जांच करे। जैसे CA बनाया गया। यह कमेटी 3 माह के अंदर खामियां सुधार रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपती है। अगर लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग सीटें हैं तो उसे प्रवर समिति कहते हैं। लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 30, तो लोकसभा के लिए हैं अलग और राज्यसभा के अलग। अगर 2 को मिलाकर हो तो उसे संयुक्त प्रवर कहते हैं। दोनों को मिलाकर हो तो संयुक्त प्रवर, लोकसभा की 30 और राज्यसभा की पे 15 आएंगी। अलग अलग ली हो तो इस तरह। फिर संसद की समिति होती है। समिति का काम किसी घोटाले की जांच करना है, जैसे वेबफोर्स राफेल घोटाले की जांच, राफेल घोटाले की जांच। यदि दोनों सदनों का गठन अलग अलग हुआ तो उसे संसदीय समिति कहते हैं। दोनों जो सदन है, दोनों सदनों का गठन अलग अलग हुआ तो उसे संसदीय समिति कहते हैं। लोकसभा में 3, राज्यसभा में 30। दोनों सदनों को मिलाकर अगर हुआ 30 से यहाँ से और यहाँ 15, तो कुल मिलाकर 45 हो जाती है। संसद की कार्रवाई किस तरह से होती है? तो 11 बजे से 12 बजे प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 शून्यकाल होता है, फिर 1 से 2 के बीच लंच हो जाता है, फिर 2 से 6 बजे तक चर्चा और प्रस्ताव होते हैं। तो विशेष अधिकार होते हैं, इसमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए जाते हैं, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद, निंदा, अविश्वास, इस तरह से प्रस्ताव लाए जाते हैं। जब संसद काम करना शुरू करे तब उसका कार्य बंद नहीं हुआ उसी बीच समय को संसद की कार्यवाही कहते हैं। खंड 2 भागों में होता है, 11 से 12 इस तरह बताया। प्रश्नकाल क्या है? तो इसमें हम प्रश्नकाल में ये नाम से स्पष्ट है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जब प्रश्न पूछे जाते हैं कम से कम 10 दिन पहले सूचना देनी होती है संसद के अधिकारी यानी महासचिव को। और इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न सदस्य मंत्रियों से पूछ सकता है। फिर तारांकित प्रश्न जो है कैसे तार्किक प्रश्न यानी मौखिक होते हैं। एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकता है, तो एक सदस्य जो है 5 प्रश्न या 4 प्रश्न पूछ सकता है। मौखिक प्रश्न। अतार्किक जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं अतार्किक यानी लिखित रूप में। तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं तार्किक, अतार्किक, अल्प सूचना वाले और गैर सरकारी सदस्य पूछने वाले प्रश्न। तो अल्प सूचना 10 दिन से कम दिन की सूचना देकर पूछे जाते हैं। जो गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने प्रश्न कौन से हैं? तो जरूरी नहीं कि मंत्री ही प्रश्न
मंत्री से ही प्रश्न पूछे जो मंत्री नहीं है अर्थात गैर सरकारी सदस्य, उससे ही प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो होते हैं। फिर है शून्यकाल, तो 12 से 1 के बीच होता है। बिना सूचना दिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ बिना सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर हंगामा शून्यकाल में होता है। भारतीय मीडिया ने 1962 में शून्यकाल रखा है इसका नाम। अध्यक्ष का विशेष अधिकार का काल भी कहा जाता है। फिर लंच होता है, तो लंच करते हैं सब। लंच के बाद सांसदों को बुलाने का मौका दिया जाता है, मतलब बोलने का, और जिन्हें मौका नहीं मिला है तो वे फिर बोल सकते हैं। तो चर्चा संसदीय जो होती है, चर्चा संसदीय प्रस्ताव, तो लंच के बाद यानी 2 बजे के बाद जो चर्चा होती है, जैसे विशेष प्रस्ताव पर होती है। यह प्रस्ताव किसी संसद का सदस्य ला सकता है, तो संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है, और कोई मंत्री उसे अधूरी जानकारी या फिर मंत्री जानकारी छुपाता है अगर, तो उसके खिलाफ विशेष का प्रस्ताव लाया जाता है। अध्यक्ष की सहमति से लाया जाता है, पूरी जानकारी देनी होती है। तो विशेष अधिकार में ध्यान आकर्षण में है कि प्रस्ताव कोई सदस्य ला सकता है, लेकिन सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री से सूचित करने के लिए लाया जाता है। ध्यान आकर्षण मंत्री को सूचित करने के लिए लाया जाता है किसी विशेष विषय पर। कार्य स्थगन प्रस्ताव आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा के लिए लाया जाता है। अविलंब हो गया तो आपातकालीन या अविलंबित मुद्दे हैं, जो अविलंबित मुद्दे उन पर चर्चा के लिए तो ये लाया जाता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, जैसे विदेशी आक्रमण हो जाए, प्रस्ताव लाया जाता है। कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है और 1-2 मतलब 2.5 घंटे तक इसमें चर्चा होती है। फिर कार्य स्थगन की जगह फिर है अल्पकालिक चर्चा। कार्य स्थगन प्रस्ताव के समान ही इस पर चर्चा 2 घंटे होती है और सार्वजनिक महत्व के विषय पर होती है। सप्ताह की शुरुआत के 3 दिनों में ये लगता है अल्पकालिक चर्चा। तो अल्पकालिक चर्चा है, इस पर 2 घंटे की चर्चा होती है और सार्वजनिक महत्व का विषय हो तो आधे घंटे की चर्चा। प्रश्नकाल के अतार्किक प्रश्न, आधे घंटे की चर्चा में क्या है, जब प्रश्नकाल चल रहा था तो आधे घंटे की जो अतार्किक प्रश्न थे, उत्तर का स्पष्टीकरण नहीं हुआ, तो आधे घंटे की में मांग की जा सकती है और आधे घंटे में उत्तर दिए जा सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा। धन्यवाद प्रस्ताव होता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लाया जाता है। 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, जब 50% सदस्य सहमत होने चाहिए और नहीं है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। निंदा प्रस्ताव समस्त मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। 50% से अधिक मत से पारित होना चाहिए, नहीं तो निंदा प्रस्ताव से त्यागपत्र भी देना होगा। अविश्वास प्रस्ताव, तो एक सत्र में 1 बार लाया जाता है। सत्र 1 बार चल रहा है तो 1 बार लाया जाएगा। लोकसभा के 50 सांसद लिखित सहमति अगर दें तो लाया जाएगा। अध्यक्ष पर दबाव बनाया जाता है और 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा कराएं। यदि अविश्वास प्रस्ताव 50% से पारित हो जाता है तो सरकार पुनः चुनाव होता है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया और JB कृपलानी लाए। अब तक 27 बार अविश्वास, अब तो और ज़्यादा आ गया होगा, तो ये बात तो बहुत बार आ गया होगा। इंदिरा गांधी के विरुद्ध 15 बार आया था। फिर विश्वास प्रस्ताव है, लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। इसमें बहुमत सिद्ध करनी होती है, तो प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। जो विश्वास प्रस्ताव में चौधरी चरण सिंह, BB गिरी, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, तो चौधरी चरण सिंह, BB गिरी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। फिर है कटौती प्रस्ताव, तो जब बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह 4 प्रकार की होती है। साधारण कटौती, चर्चा को रोककर मतदान करने के लिए जिस प्रस्ताव को लाते हैं उसे साधारण कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तो साधारण कटौती प्रस्ताव है। घटकों में कटौती, तो साधारण कटौती है नहीं, चर्चा को रोककर मतदान करने के लिए जिस प्रस्ताव को लाते हैं तो कटौती प्रस्ताव।
घाटे में कटौती यानी केवल महत्वपूर्ण प्रावधान में ही चर्चा कराई जाती है। ऐसे प्रावधान घाटे में कटौती कहते हैं। कंगारू कटौती वह प्रावधान जिसमें छोड़ के कुछ बिंदुओं पर चर्चा होती है। सभी समितियां प्रस्ताव की चर्चा अनुच्छेद 118 समितियां 118 में है। अनुच्छेद 107 है तो किसी विधेयक को पुनः स्थापन या पारित करने की विधि है। किसी विधेयक को पुनः स्थापन और पारित करने की विधियां हैं। संसद लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। मसौदा लिया जाता है, बिल लाया जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, एक्ट बन जाता है। प्रस्ताव, चर्चा, मतदान, पारित आदि ये सब चीज़ें होती हैं संसद में। तो कानून बनाने की प्रक्रिया है, तो ये सब नहीं पढ़ते हैं। फिर अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। तो संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है। लोकसभा दोनों इसमें होते हैं। संसद में विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है संयुक्त अधिवेशन। 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक, सदन द्वारा विधेयक दूसरा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए और 6 माह से अधिक रोक लिया जाए। अगर एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरे सदन मानने से इनकार कर देते। संविधान संशोधन और धन विधेयक, संविधान संशोधन पे, धन विधेयक पे और महाभियोग पे संयुक्त अधिवेशन नहीं लाए जा सकते हैं। दहेज उन्मूलन को 1961 में आया था। बैंकिंग को 1978 में आया था। आतंकवाद को 2002 में आया था। तो दहेज 3 बार आ चुका है अब तक। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा बल अधिक होती है तो पारित हो जाता है। धन विधेयक के बारे में प्रावधान। तो धन विधेयक लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती राज्यसभा। यह धन विधेयक राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव लोकसभा के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं तो स्पीकर बताता है। राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से लोकसभा में आता है और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। धन विधेयक की परिभाषा है तो संचित निधि पर पारित होने वाले विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। इसके द्वारा किसी टैक्स को बढ़ाने, घटाने या विधेयक आता है। और ऋण भी धन विधेयक में आता है। जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स धन विधेयक नहीं है। जुर्माना लगाना, लाइसेंस टैक्स, स्थानीय टैक्स धन विधेयक नहीं है। 101 अनुच्छेद है। 111 अनुच्छेद विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति होनी है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। तो 42वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया। तो अत्यंतकारी वीटो अब समाप्त हो गया। 1991 राष्ट्रपति बेकम द्वारा संसद में वेतन भत्ते आदि विधेयक पर सख्ती का प्रयोग किया गया था। निलंबनकारी वीटो यानी कुछ समय के लिए पुनर्विचार लौटाना है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। तो निलंबनकारी वीटो 44वें संविधान संशोधन जेबी वीटो, इसमें हस्ताक्षर नहीं करते और अपने पास रख लेते हैं, नहीं लौटाते हैं। तो डाक विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह लाए थे। फिर यूएसए में जब राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो के तहत विधेयक पर पुनर्विचार लौटाते हैं तो उस विधेयक पर अधिक बहुमत से पारित करके भेजना होता है, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है। फिर है बजट, अनुच्छेद 112 में है। वित्त विधेयक है जी। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है बजट। बजट का अर्थ है चमड़े की थैला। संविधान में बजट की चर्चा नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट को लोकसभा प्रस्तुत करती है और राष्ट्रपति देता है वित्त मंत्री की मदद से। बजट में केवल इस बात की चर्चा होती है कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है
और एक वर्ष में राजस्व यानी आय प्राप्ति की चर्चा होती है और व्यय की भी चर्चा होती है। इसे आम बजट या संघीय बजट भी कहते हैं। आम बजट कहते हैं, संघ का बजट कहते हैं। वित्त मंत्री का केवल भाषण मात्र होता है, इसे धन नहीं निकलता। अंतरिम बजट और लेखा अनुदान, तो इसे चुनावी वर्ष में लाया जाता है। इसे चुनावी वर्ष में लाया जाता है। इसे चुनावी वर्ष में भी लाया जाता है। 2014 इस तरह से लाए गए। कुछ महीनों के लिए अंतिम बजट कुछ महीनों के लिए होता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए। ये कुछ महीनों के लिए होता है, ना कि पूरे, वैसे ही तो लिखा है इसमें। अनुच्छेद 113 में प्राक्कलन है। बजट में घोषणा पर कितने खर्च आएगा, इस घोषणा की चर्चा प्राक्कलन होती है। आम बजट, अंतिम बजट और लेखानुदान चुनावी के समय में आते हैं। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है। विनियोग विधेयक के बिना संसद विनियोग विधेयक पारित करना होता है, नहीं तो धन नहीं निकाला जा सकता। जब विनियोग विधेयक पारित ना हो तब तक धन नहीं निकाला जा सकता। इस कारण संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान। विनियोग विधेयक द्वारा लिया गया धन महंगाई के कारण कम पड़ जाता है, तो अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान की बात है। धन कम पड़ जाता है, तो जिस कारण काम रुक जाता है, अतः काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन के लिए होता है। तो अनुपूरक अनुच्छेद 115 है। बजट में कटौती प्रस्ताव। बजट है फिर कटौती प्रस्ताव, तो बजट में मांग को कम करने के लिए बजट कटौती प्रस्ताव लाया जाता है और विपक्ष द्वारा लाया जाता है। नीतिगत कटौती होती है, इसके द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है, अनुदान के रूप में रुपए दिए जाते हैं। तो नीतिगत कटौती तो 1/2 बोर्ड से होता है। अस्थायी कटौती, इसके द्वारा बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है। सांकेतिक कटौती में 100 रुपये काट दिए जाते हैं। ग्लोटिन, समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोक कर उस पर मतदान करना ग्लोटिन कहलाता है। इसका उद्देश्य बजट होने वाला विलम्ब। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान है, यानी विनियोग विधेयक को पारित करने में सरकार को समय लगता है। सरकार काम को जल्दी आरम्भ करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से एडवांस में पैसे निकाल लेती है। कभी कभी लेखानुदान तो पारित हो जाता है, किंतु विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता, इस काम अधूरा पड़ता है। अनुच्छेद 117 में अनुच्छेद 116 था, इसमें लेखानुदान था। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। आगामी वर्ष में किए जाने वाला विकासात्मक कार्य वित्त विधेयक कहलाता है, तो राष्ट्रपति वापस कर सकते हैं इसे, अनुच्छेद 117 वाले को। वित्त विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये वाला 117 वाला प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 के 1 में है, अनुच्छेद 117 के 11 में है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें ये लोकसभा में आरम्भ, किसी भी सदन में आरम्भ हो सकता है। राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है और राज्यसभा से भी अस्वीकार, संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 117 वाला वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 120 संसद में किए जाने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 120 हिंदी अंग्रेजी प्रयोग की जाती है। किसी संसद को दोनों भाषाओं ना आए तो वह अध्यक्ष और सभापति से अनुमति लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है। तो अनुच्छेद 120 में भाषा है। अनुच्छेद 121 में संसद जजों के आचरण पर, कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकती और किंतु महाभियोग के समय कर सकती है। तो अनुच्छेद 121 में जजों के आचरण पर व्यवहार पे है। अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही में जांच नहीं की जा सकती, तो न्यायालय भी संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करती और विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच की जा सकती है। तो विधेयक जो बना है वो संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच करती है और नहीं करती। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश है। जब संसद का कोई सत्र नहीं चलता तो आपातकालीन कानून की जरूरत होती है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अस्थायी
कानून बनता है। तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। एक राष्ट्रपति चाहे कितनी बार अध्यादेश ला सकता है। 6 माह का होता है। 6 माह के बीच कोई सत्र आरंभ हो जाए तो अध्यादेश की शक्ति, अगर सत्र आरंभ हो जाए तो फिर 42 दिन रहती है। और अध्यादेश को स्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन या 6 महीने के भीतर संसद में पारित कराना होता है, तो फिर वो स्थायी बन जाता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 में है और उनका 213 में है राज्यपाल का। दोनों अध्यादेशों को अनुच्छेद 123 के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा इनकी की जा सकती है, यानी न्यायालय देख सकता है कि सही है या गलत। अध्यादेश आंतरिक रूप से लोकतंत्र के प्रतिकूल है, क्योंकि बिना जनता की सहमति के सांसदों के आया है। फिर स्मरणीय तथ्य क्या है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिलकर बनती है और 250 सदस्य, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संसद, 1/3 सदस्य होते हैं। 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब इस तरह के कार्य कर चुके हैं। फिर यहाँ विशेष मनोनीत सदस्य हैं, 12 होते हैं, जो समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान से आते हैं। फिर इसमें है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 से 2026 तक परिसीमन किया गया है। संसद की सीटें मतलब तब तक नहीं बढ़ेंगी। अध्यक्ष को त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक दूसरे को देंगे। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा नई सूची, 10वीं सूची जोड़ी गई दल बदल। तो कब जोड़ी गई? 1995 में जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1952वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और 1985 में जोड़ी गई। ऐसा विधेयक जो धन और वित्त विधेयक ना हो, ना ही संविधान संशोधन विधेयक हो, तो वह साधारण विधेयक कहलाएगा। फिर संयुक्त बैठक बुलाना केवल साधारण विधेयक पर बुला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन। यदि संसद संयुक्त बैठक में किसी विधेयक को पारित कर दिया जाए तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। 1919 के एक्ट में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्विसदन की विधायिका की स्थापना हुई थी, तो 1919 के एक्ट में हुई थी केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीश धनखड़, तो जगदीश धनखड़ थे, अब वो हट गए हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। तो राज्यसभा के धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। भारत की संचित निधि, भारत के व्यय पर संसद में मतदान नहीं, तो भारत की संचित निधि पर भारत व्यय होते हैं उन पर मतदान नहीं होता। संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यानी सत्र 3 लगते हैं तो, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं। भारतीय संचित निधि धन की निकासी विनियोग विधेयक द्वारा की जाती है। तो अगर धन निकालना है संचित निधि से तो विनियोग विधेयक लाना होगा। 12वीं लोकसभा में 1998 में हुआ। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 ईस्वी में हुआ था। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। जो तार्किक प्रश्न होते हैं उनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। अतार्किक प्रश्न के लिखित में दिए जाते हैं। 14वीं लोकसभा में 52 महिलाएं थीं। अब तो महिलाओं के लिए 106वां संविधान संशोधन आ गया है, तो अब ज़्यादा होंगे। लोकसभा वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है, तो अभी भी बने हुए हैं वो। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के अध्यक्ष स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष JV मालवंकर थे। तो पहले अध्यक्ष स्पीकर थे JV मालवंकर थे स्वतंत्र लोकसभा के। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों को राज्यसभा में आवंटित किए गए। तो 4थी अनुसूची जो है, 4th अनुसूची, उसमें क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में आवंटित स्थान की है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अनुसूची 3री अनुसूची में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संबंधित सबकी शपथ, प्रतिज्ञा और लेख
मतलब सब किसी भी शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख नहीं है। वे लोकसभा सदन होने के नाते ही शपथ लेते हैं। तो सबके मतलब शपथ है, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अलग अलग से कोई शपथ नहीं है। अनुच्छेद 118 में क्या है, 4 के अनुसार संयुक्त बैठकों की कार्यवाही का संचालन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो अध्यक्षता लोकसभा। 114 में कहा गया है कि संचित निधि में कोई भी राशि विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकलेगी। और एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठाए जा सकते हैं। ये लोकसभा की बात है। रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। 11वीं बार चुने गए थे, यानी कोई रघुवंशी प्रसाद थे, लोकसभा में 11वीं बार चुने गए थे। बताओ। परास विलास जो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का रिकॉर्ड था रामविलास का। तो रामविलास जो हैं वो 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करते रहे। फिर रघुवंश प्रसाद जो थे वो 11 बार लोकसभा में चुने गए थे। रामविलास पासवान ने अपने पहले ही चुनाव 1977 में 4,24,000 मत चुनाव जीतकर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब नाम लिखवाया था। रामविलास पासवान 1977 में। जब कोई उम्मीदवार लोकसभा के कुल 1/6 भाग प्राप्त करने में नकार जाता है तो उसकी जमा राशि जब्त कर ली जाती है। संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीती। वर्तमान में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें हैं। सर्वोच्च न्यायालय, तो ये अभी भाग 5 ही चल रहा है। भाग 5 उसका नाम था संघ, तो संघ ही चल रहा है, भाग 5 चल रहा है। तो इसमें है सर्वोच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात है। तो इसमें अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। 33 जज हैं और एक मतलब प्रमुख जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो कुल मिलाकर 34 जज बैठते हैं। तो अभी भी ऐसा ही है। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है कि जजों की संख्या बढ़ाकर। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज होना चाहिए, 10 साल वकालत होनी चाहिए, साथ ही राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा जानकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मतलब जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जजों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश यानी CJI से सलाह लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कोलिजियम से सलाह लेते थे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय अब जो है कोलिजियम से सलाह लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश को बिठाना है तो। सुप्रीम कोर्ट में 5 सेंसर जजों को कोलिजियम यानी 5 लोग होते हैं उसमें, तो जजों को पहले 3 थे अब 5 हैं, कोलिजियम कहा जाता है। जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई है। अब तक किसी भी जज पर महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। फिर रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था परंतु पारित नहीं हुआ, तो रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक कितने वर्ष तक 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं। अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं और 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 125 तो जजों का वेतन, तो संचित निधि पर से वेतन आता है, इसमें कटौती नहीं की जा सकती। 2,80,000 मतलब कितना भी वेतन हो सकता है। अनुच्छेद 126 है तो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है। अनुच्छेद 126 है जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 33 जजों में से एक को अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। तो अनुच्छेद 115 जो 25 था में जजों के वेतन है। अनुच्छेद 126 से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति में किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा और वेतन भत्ते से मुख्य न्यायाधीश के दिए जाएंगे। अनुच्छेद 126 में अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायाधीश। इसका अर्थ है कि तदर्थ न्यायाधीशों को तब लाया जाता है जब सुप्रीम जजों की सुप्रीम कोर्ट की जज की संख्या कम है,
तो एड कोर्ट जजों को लाने मतलब कुछ जजों को लाने के लिए CGI काम करते हैं, सिफारिश करते हैं, और इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 25 जो हाई कोर्ट के जज हैं, जो हाई कोर्ट 25 ठैया हैं, तो उनमें से किसी भी जजों को मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर एड हाई कोर्ट नियुक्त करते हैं। शक्ति इनकी क्या हो तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है किंतु अस्थायी होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्ति धारण करते हैं वो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का काम अच्छे से चल सके। अनुच्छेद 180 में जब जज उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जब मतलब हाई कोर्ट के जज उपस्थित नहीं हो पाते तो सेवानिवृत्त जजों को बुलाया जाता है। तो अनुच्छेद 28 में है कि सेवानिवृत्त जजों को बुलाया जाएगा। तो पहले दोहरा लेते हैं। अनुच्छेद 125 में क्या है, 24 में तो सुप्रीम कोर्ट का गठन है, 124 में, 125 में जजों के वेतन है, अनुच्छेद 126 में है कि मुख्य न्यायाधीश का कौन मतलब मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं अस्थायी रूप से, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। इसमें जज 25 में वेतन होते हैं, अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं अस्थायी, और 27 में हाई कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों को लाया जाता है, जो हाई कोर्ट के होते हैं, तथा हाई कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों को लाया जाता है अनुच्छेद 127 में। अनुच्छेद 128 में जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं आते हैं तो अनुच्छेद 128 के तहत सेवानिवृत्त जजों को लाया जाता है। अनुच्छेद 129 में है अभिलेख न्यायालय, यानी कानून का कार्य अभिलेख न्यायालय कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। तो अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, किंतु मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति का खंडपीठ भी अन्य शहरों में खोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, दिल्ली में है, और लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश कहने पर राष्ट्रपति अन्य जगह भी खंडपीठ की बात अनुच्छेद 130 में है। अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक मूल अधिकारता, इसके अंतर्गत वैसे मामलों को रखा जाता है जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जा सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के मुकदमे होते हैं। 131 में क्या है, तो वैसे मामले हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जा सकते हैं, जैसे केंद्र राज्य के मामले हैं, राज्य के मामले हैं, राज्य के बीच विवाद हो जाए 2 राज्यों के बीच तो सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र और राज्य के बीच तो सुप्रीम कोर्ट में, एक और केंद्र उसके साथ कुछ राज्य, दूसरी ओर कुछ अन्य राज्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये तो मूल अधिकारता में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो विवाद हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मूल अधिकारता में शामिल नहीं करते, क्योंकि इनकी चर्चा अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अपील करने का अधिकार है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 132 के तहत। तो अनुच्छेद 132 में अपील कर सकते हैं। 37 में है न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 137 आ गया, तो 37 में न्यायिक पुनरावलोकन का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, अपने फैसले बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चंपकापन द्वैरायजन मामले में 1960 में, फिर बेरुवरी मामला 1960 में प्रस्तावना में संविधान का अंग नहीं माना, फिर केशवानंद भारती मामले में उन्होंने मान लिया कि प्रस्तावना अंग है। तो अनुच्छेद 137 में है कि पुनर्वलोकन कर सकते हैं। अनुच्छेद 1973 में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रयोग करने के अपने फैसले को बदल दिया और संविधान का अभिन्न अंग भी माना। सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचा का सिद्धांत भी उसने दिया, और ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जो संविधान में मूल ढांचा प्रभावित ना हो। मूल ढांचा का पता ही नहीं है कि क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। इस कारण आज कुल कुछ अनुच्छेद केवल 395 ही हैं, 395 हैं, और इनमें A, B, C, D करके भी जोड़े घटाए गए हैं। अनुच्छेद 139 अनुच्छेद के इसके अलावा किसी अन्य मामले में रीट निकालना है तो मतलब कुछ मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामलों में रीट निकालना तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 132 का प्रयोग न करके अनुच्छेद 139 का प्रयोग करती है। अन्य मामलों में रीट निकालना है मूल अधिकार के अलावा तो अनुच्छेद 139 में अन्य मामलों में रीट। सरकारी मास्टर परमादेश रीट जारी करता है, तो सरकारी मास्टर
परमादेश रीट जारी करता है तो अनुच्छेद 132 के तहत होगा, जबकि रेलवे के किसी कर्मचारी परमादेश रीट जारी करता है तो 139 के तहत होगा। 141 अनुच्छेद 141 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय, सभी अधिकारी, सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। तो 141 सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बताता है, अनुच्छेद 141 सबके लिए बाध्य है, नागरिक हो और चाहे सभी न्यायालय हों। कोई व्यक्ति न्यायालय की बात को नहीं मानता है तो उसे अवमानना समझा जाएगा। तो न्याय सबके लिए बाध्य है, अनुच्छेद 141 बताता है। 43 बताता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति। 143 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह मांग सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मतलब सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य नहीं है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी हर मामले पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। तो 43 में सलाह है, ये सलाह दे सकते हो, वे ले सकते हैं। 1993 में राष्ट्रपति शंकर दयाल ने बाबरी मस्जिद के संबंध में राम जन्मभूमि के मामले में सलाह मांगी कि तो न्यायालय ने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या अंतिम व्याख्या भी करता है। और सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष स्वायत्त संस्था है, अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अभी सभी नियुक्तियां स्वयं करता है, तो एसएससी के द्वारा नहीं करती। इसके कर्मचारियों की पदोन्नति, निलंबन, स्थानांतरण स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों को सब कुछ खुद देखता है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी जजों के वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं, कटौती इनमें नहीं हो सकती क्योंकि भारत है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपातकाल में हो सकता है उनकी कटौती हो, वित्तीय आपात में। अब है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन्हें बोलते हैं कैग यानी CAG। तो CAG की चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 तक है। अनुच्छेद 148 में CAG के पद की चर्चा है। CAG की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। CAG 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल अपने पद पर रहते हैं, 6 वर्ष के कार्यकाल तक अपने पद पर रहते हैं CAG, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते, बल्कि उन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। प्रसाद पर्यंत नहीं होते, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, महाभियोग लाना पड़ता है CAG को हटाने के लिए। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य CAG नहीं बन सकता। अनुच्छेद 139 49 में है CAG की शक्तियाँ हैं। तो भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। केंद्र और राज्य द्वारा किसी भी खर्च की जांच CAG करता है। अनुच्छेद 150 CAG केंद्र और राज्य दोनों लेखाओं की जांच कर सकता है, तो केंद्र की और राज्य दोनों लेखाओं की जांच कर सकता है। अनुच्छेद 151 में केंद्र की लेखा की रिपोर्ट राष्ट्रपति सौंप सकता है, तो केंद्र की जो रिपोर्ट है रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। CAG राज्य की लेखा की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्य की राज्यपाल को सौंपता है, केंद्र की राष्ट्रपति को। और CAG रिपोर्ट अध्यक्ष सभापति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत की जाती है। CAG की रिपोर्ट लोक लेखा समिति होती है जो वो जांच करती है इसकी रिपोर्ट की। और इसमें तथ्य क्या है, तो वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। उच्च न्यायालय 25 यानी हाई कोर्ट 25 है। दिल्ली जम्मू कश्मीर में संघ शासित राज्य है, जिसका अपना न्यायालय तो दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में संघ शासित है। उच्च न्यायालय अपना खुद का है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 3 होती है। तो हाई कोर्ट में अधिकतम क्या हो सकते हैं, 3, और अधिकतम 160 हो सकती है। न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या 3 होती है और अधिकतम 160 हो सकती है हाई कोर्ट में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिक है। उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार संसद को है कि कहाँ हाई कोर्ट होगा, तो संसद के अनुसार रखा जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 220। सेवानिवृत्ति कैसे होगी हाई कोर्ट में, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 220 में है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, और राज्य के
राज्यपाल से परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की अधिकतम 2 वर्ष में ली जाती है। तो उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जाती है। 15वें संविधान संशोधन, 15वां जो संविधान संशोधन है, तो 15वें संविधान संशोधन 1963 में द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की करी गई है। तो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष हो गई है हाई कोर्ट, जबकि उनकी 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रश्न का बिना करना है